हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पर हम पिछली क्लास में जान चुके हैं और अब हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आपके सामने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व या भारतीय संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें लिखना है, समझना है। तो हमें ये तो पता है कि जो भारत का संविधान है, वो भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से, और इस तरीके से चुनाव हुआ कि भारत के हर एक वर्ग, जाति, क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते रहे। और काफी हर मुद्दे पर संविधान सभा में काफी चर्चाएं हुई, वाद विवाद हुए, काफी गंभीर चिंतन हुआ। उसके बाद संविधान में अलग अलग तरह के प्रावधान जोड़े गए। तो अभी हमें क्या जानना है कि कौन कौन से प्रावधान जो संविधान को मुख्य रूप से उसकी विशेषता है और संविधान की मूल विशेषता है। तो देखिए, भूमिका के तौर पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें भूमिका क्या है। किसी भी राष्ट्र के लिए यह जरूरी है या आवश्यक है कि उनके देश में कोई ऐसा वैधानिक नियमों और कानूनों का दस्तावेज हो जिसके तहत वहां की शासन प्रणाली को न केवल संचालित किया जा सके, अर्थात एक वैधानिक दस्तावेज हो, जिस वैधानिक दस्तावेज के तहत उस देश की शासन प्रणाली को चलाया जाए, और न सिर्फ शासन प्रणाली को चलाया जाए बल्कि समाज के हर एक वर्ग के उत्थान से संबंधित उसमें प्रावधान हो, और समाज के हर एक धर्म, जाति, वर्ग का वो दस्तावेज क्या करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसे ही दस्तावेज को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, या कम शब्दों में कहें तो एक ऐसा दस्तावेज जो वैधानिक हो, जिसको मान्यता मिली हो, एक वैधानिक दस्तावेज जिसके जरिए किसी देश का शासन चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान क्या काम करता है, राज्य की शक्तियां प्रदान करता है और नागरिकों को अधिकार। राज्य को क्या प्रदान करता है, शक्तियां और नागरिकों को अधिकार। तो सरकार की शक्तियों को स्पष्ट वर्णन किसमें किया गया है, संविधान में। भारतीय संविधान में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो भूमिका के तौर पर हमने क्या जाना कि किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान का होना, एक वैधानिक दस्तावेज का होना जिसके जरिए उस देश की शासन प्रणाली को चलाया जा सके, होना अति आवश्यक है। जिसमें एक ऐसा संविधान, एक ऐसा दस्तावेज जो समाज के हर एक वर्ग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जिसके जरिए देश का शासन चलाया जाता है। हर जाति वर्ग का उत्थान के संबंध में उसमें प्रावधान किए होते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारे संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं। तो जो भारत का संविधान है वो संप्रभुता की बात करता है, अर्थात हमारा देश जो है वो संप्रभु है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। जबकि हम 47 से पहले क्या थे, संप्रभु नहीं थे। देखिए, एक राज्य जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और क्या चीज शामिल होती है, संप्रभुता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जो स्वयं का प्रभु हो, उस पर किसी बाहरी शक्तियों का या बाहरी देश का कोई नियंत्रण ना हो। तो भारतीय संविधान की मूल विशेषता यह है कि जो भी प्रावधान किए गए हैं वो हमारे देश में स्पष्ट रूप से लागू होंगे, सरकार और नागरिक उस संविधान का पालन करेंगे। साथ ही साथ लिखित संविधान है हमारा संविधान, तो लिखित संविधान को हम समझेंगे। शासन प्रणाली, संविधान की जो कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है,
वो हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार जैसे जितने भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों को हम समझेंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान। पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या है? आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देश, जैसे आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, जिस तरीके से इन देशों में लिखित संविधान है, वैसे ही भारत में भी क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा आपको पता ही है? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा के जरिए इसको तैयार किया गया। बाकी आप और भी इसको आगे जोड़ सकते हैं। विस्तृत संविधान। भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। विस्तृत का मतलब क्या होता है? कि बड़ा संविधान है, जिसमें आज के समय में, वर्तमान के समय में लगभग 465 से ज्यादा क्या है? अनुच्छेद हैं। जब मूल अवस्था में संविधान था तो 395 अनुच्छेद थे। तो भारत का जो संविधान है वो विस्तृत है, 22 भागों में इसको बांटा गया है, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। तो इन सभी बातों को हमें याद रखना है, ये भारत के संविधान की विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो सरकार होगी वो अपने सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के क्या करेगी? सभी सुविधाएं प्रदान करेगी और एक जैसा व्यवहार करेगी। अर्थात धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की मान्यता देता है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और ये जो धार्मिक अधिकार है वो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और जिसमें 25 से 28 अनुच्छेद के तहत हर एक व्यक्ति को धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो क्लियर है बात? धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। फिर हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? आसान शब्दों में कहा जाए तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जब संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए तो मुख्य रूप से 2 तरह के इसमें हम अधिकारों को हम समझ सकते हैं। एक सामान्य अधिकार जिसको कानूनी अधिकार हम कह सकते हैं, एक मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार सभी को तुरंत मिल गए, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो अभी तक नहीं मिले। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्ति को अगर नहीं प्रदान किए गए तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। और यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। क्लियर है बात? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुत ही जरूरी अधिकार है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जिसकी संख्या कितनी है? अभी 6 है। तो इन 6 मौलिक अधिकार को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितने भी इतने अनुच्छेदों में जो वर्णन किया गया है उसमें समानता स्थापित करने की बात की गई है। जैसे 14 में कहा गया कानून के समक्ष समानता, 15 भेद की मनाही, 16 अवसरों की समानता, 17 छुआछूत का अंत। ठीक है, इस तरह से 18 उपाधियों का अंत। तो इस तरह से संविधान के इन अनुच्छेदों में क्या कही गई है? उन प्रावधानों का वर्णन किया गया जिससे समाज में क्या स्थापित हो सके? समानता स्थापित हो सके। दूसरी चीज है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब इन सभी बातों को हमें विस्तार से पढ़ना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात किसी एक व्यक्ति का अगर शोषण होता है तो वो क्या कर सकता है? अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बच्चों को जो है कारखानों पर काम करने में मनाही की गई है और मानव व्यापार को अवैधानिक करार किया गया है। तो इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति अपने
धर्म का पालन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो 25 से 28 तक अनुच्छेद। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखिए ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्रदान किया गया है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिला है, ताकि वो शैक्षणिक उनका क्या हो सके, शैक्षणिक होगा यहाँ पर, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें ये जो प्रावधान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत, इसी प्रावधान के तहत व्यक्ति के अधिकारों का जब हनन होगा तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर इस अधिकार को हटा दिया जाए तो सारे अधिकार क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, अर्थात इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और ये 6 मौलिक अधिकार क्या हैं? व्यक्ति के सर्वगुण विकास के लिए जरूरी है। अगर व्यक्ति के साथ समानता नहीं होगी तो भी उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो भी उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका शोषण होगा तो भी उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सभी अधिकार क्या हैं? व्यक्ति के सर्वगुण विकास के लिए जरूरी है। अगली बात हम करते हैं, अगला जो विशेषता है वो संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संघात्मक शासन प्रणाली। अब ये क्या है? हमारे देश ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, अर्थात जो शक्तियां हैं संविधान ने उसको 2 स्तरों में बांट दिया है, केंद्र और राज्य, जिसके लिए संविधान ने 3 सूचियां बनाई है कि ये इन विषयों पर ये काम करेंगे। तो भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसके तहत शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर किया गया। अर्थात जो शक्तियां हैं, शक्तियां केंद्र को भी सौंपी गई है और राज्य को भी सौंपी गई। केंद्र के पास जो विषय है उसको संविधान ने लिखा है, उसका वर्णन संघ सूची में किया गया है। राज्य के पास जो विषय है उसका वर्णन राज्य सूची में किया गया है। और एक समवर्ती सूची है जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों के विषय में संविधान द्वारा स्पष्ट किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरीके से हमें यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियां 2 स्तरों पे बटी हैं। जब 2 या 2 से अधिक स्तरों पे शक्तियां बटी होती हैं तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये भी हमारे संविधान की मूल विशेषता है, अर्थात सरकार के जो 3 अंग हैं, कितने अंग हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में जो न्यायपालिका है उसको सरकार ने पूरी तरह से, संविधान ने पूरी तरह से क्या रखा? स्वतंत्र रखा, ताकि न्यायपालिका पर, न्यायालय पर लोगों का विश्वास बना रहे। तो भारतीय संविधान सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। इसे विधायिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग रखा गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय कर सके, ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय कर सके। और वो तभी कर पाएगी जब विधायिका और कार्यपालिका से इसको क्या किया जाएगा? पूरी तरह अलग रखा जाएगा और लोगों का विश्वास न्यायालय पे अटूट बना रहेगा। तो क्लियर है बात? स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है ताकि लोगों का न्याय पर विश्वास बना रहे। तो इस तरह से न्यायपालिका को पूरी तरह से विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है, पृथक रखा गया है। तो ये हमारे संविधान की क्या हो गई? मूल विशेषता हो गई। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान की क्या है? मूल विशेषता है। अब नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? राज्य को निर्देशित करने वाले सिद्धांत। भाग 3 में अगर मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिस पर चलकर राज्य ऐसी नीतियां बनाएंगी, यानी उन नीतियों को लिखा गया है जिसको राज्य को मानना है। लेकिन ये मानना है का मतलब अनिवार्य नहीं है, अगर वो नहीं मानेगी तो कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। तो नीति निर्देशक तत्व निर्देशित करते हैं। भाग 4 में जो इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 के बाद इसका वर्णन किया गया है कि इन नीतियों को राज्य सरकारों को अपनाना चाहिए
ताकि समाज के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके समाज में, इसलिए एक डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये माने या ना माने वो सरकार पर जो है निर्भर करता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। तो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है? नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है बात? तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? ऐसा सिद्धांत जो राज्य अपनाकर अपने लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला सकती हैं या लोगों का उत्थान हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो अगला टॉपिक हमारा है, तो ध्यान से इसको हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार भी जो है वो सर्वगुण विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वगुण विकास के लिए जरूरी है, और नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और क्या अंतर है वो हम समझेंगे। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइए। तो देखते हैं, किसी भी समाज में हर व्यक्ति क्या चाहता है? अधिकार चाहता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो वो गरिमापूर्ण जीवन जिएगा। तो किसी भी नागरिक को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिकार अति आवश्यक है। अधिकार का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी व्यक्तियों के सर्वगुण विकास के लिए कुछ मूल अधिकार प्रदान किए। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? हर व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए, लेकिन कुछ अधिकार नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि संसाधनों का अभाव था। जैसे हम देखते हैं कि जो 14 वर्ष से तक बच्चों को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है, वो हम स्टार्टिंग में नहीं कर पाए क्योंकि संसाधनों की क्या थी? कमी थी। लेकिन उसके बाद जब हमारे देश के पास संसाधन हुए तो हमने उस व्यवस्था को किया। यानी कुछ ऐसी प्रावधान है जो हमने नीति निर्देशक तत्व से किस में लिया है? हम मौलिक अधिकार में लिया है, या उसको हमने कानूनी जामा पहना दिया। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक स्थापना के लिए राज्यों को निर्देशित करने वाली कुछ नीतियां राज्यों को सौंपी गई। कुछ नीतियां राज्यों को सौंपी गई, ये वही बात हो रही है नीति निर्देशक तत्व को। तो कुछ तो अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन कुछ नीतियां राज्यों को सौंपी गई जो आने वाले समय में उन नीतियों को वो अपनाएंगे और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना समाज में हो सकेगी। इन सिद्धांतों को अपनाकर राज्य समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना में अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या समझ में आया बात? कि जो हमारे संविधान निर्माता रहे, जो हमारे कौन रहे? संविधान निर्माता। उन्होंने क्या किया? मौलिक अधिकार प्रदान किए हर व्यक्ति को, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए बाद के लिए क्या दिया? राज्यों को कुछ नीतियां प्रदान की कि उन नीतियों को वो बाद में लागू करेंगे ताकि समाज के हर एक वर्ग का क्या हो सके? उत्थान हो सके। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध, आपसी संबंध क्या है? तो जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की और नीति निर्देशक तत्व की, तो इनका आपस में क्या संबंध है? तो दोनों ही नागरिकों के उत्थान के लिए आवश्यक है। अगर मौलिक अधिकार नहीं व्यक्ति को प्राप्त हुआ तो उसका सर्वगुण विकास नहीं हो पाएगा। अगर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया तो उससे भी क्या होगा? समाज का उत्थान नहीं होगा। समाज में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था जब तक राज्य सरकार नहीं करेगी तब तक क्या नहीं होगा? समाज का कल्याण नहीं होगा। तो दोनों ही नागरिकों के उत्थान के लिए जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, मौलिक अधिकार चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। अर्थात मौलिक अधिकार अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो व्यक्ति का चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा। समान काम के लिए समान वेतन की ये जो व्यवस्था है, ये कहाँ पे है? ये नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। यानी जो प्रावधान किया गया है कि स्त्री हो या पुरुष, समान काम के लिए समान वेतन, ये आर्थिक समानता की ओर संकेत करता है या आर्थिक समानता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है। मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
लेकिन नीति निदेशक तत्व के मामले में अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात अगर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार उसको रोजगार नहीं दे रही है, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उस किसी की स्वतंत्रता छिन रही है, अगर असमानता उसके साथ हो रही है, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो यही बात कहा गया कि मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि नीति निदेशक तत्व में जो प्रावधान किए गए हैं अगर उसको नहीं लागू किया गया तो नागरिक या व्यक्ति अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। मौलिक अधिकार का संबंध नागरिकों की स्वतंत्रता से है कि नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देता है, सामाजिक आर्थिक न्याय पे बल देता है। और ये न्याय उसके साथ कौन करेगा, राज्य करेगी। अगर नहीं भी हो रहा है, इन बातों को नहीं अपनाया जा रहा है, तो नागरिक इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकता है कि आने वाले समय में वो अपने वोट के दम पर सरकार चेंज कर सकता है, सरकार बदल सकता है। बाकी वो कानूनी जो है कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकता या कानून का सहारा नहीं ले सकता। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसके लिए हैं। नीति निदेशक तत्व से क्या होगा कि जो शोषित, पीड़ित बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के उत्थान पर जो है ध्यान दिया जाएगा अगर, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। यानी ये कहा गया कि न्याय जो है नीति निदेशक तत्व क्या कर रहा है, सामाजिक न्याय की स्थापना में एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के उत्थान से संबंधित नीतियां अगर वो बनाएगा तो क्या होगा, इससे समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो यही बातें कही गई कि इस तरह से नीति निदेशक सिद्धांतों में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये जो नीति निदेशक तत्व में जो अनुच्छेद हैं, जैसे हम मौलिक अधिकार को हमने पढ़ा कि 14 से 18 तक ये बात कही गई है, यानी 32 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार तक। लेकिन जब नीति निदेशक तत्व भाग 4 में आते हैं तो इसमें भी जो प्रावधान किए गए हैं, 51 तक प्रावधान किए गए हैं, उसमें क्या बात कही गई है, उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिन प्रावधानों को राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, ताकि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। लेकिन अगर इन प्रावधानों को लागू नहीं करता सरकार या राज्य नहीं करते तो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। क्लियर है बात। मूल संरचना मौलिक अधिकार संरचना के तौर पर मौलिक अधिकार को देखा जा सकता है। यहाँ पे ये कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वो जो है बहुत ही जरूरी है सर्वगीण विकास के लिए, हर व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना अति आवश्यक है। तो हमने आज के क्लास में क्या क्या समझा, हमने आज की क्लास में जाना कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में समझा। इसको आप थोड़ा सा और भी पढ़कर एग्जाम में और भी लिख सकते हैं। ये एक तौर पर एक तरीके से आपको हिंट है, इस तरह से आपको करना है पेपर में, हेडिंग टू हेडिंग बनाकर करिए। और हमने ये जाना कि भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता है उस विशेषताओं को भी हमने समझा कि कौन कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। उन विशेषताओं को जैसे लिखित संविधान, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये सब विशेषता क्या है, हमारे संविधान की मूल विशेषता है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के लिहाज से। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है और आने वाले क्लासेस में हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।